Hello guys, good evening all of you. So thank you so much for spreading so much love for me on the YouTube. And within 15 days we have crossed 500 subscribers. It's a very positive thing. And थैंक यू. आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं आपको कुछ ना कुछ इसके बदले ज़रूर देता रहूँगा. ठीक है ना. तो शुरू करते हैं हम लोग. आईपीएससी का लेक्चर अभी नहीं आ रहा है, मैं कल डालूंगा, क्योंकि अभी मतलब एक लेक्चर डाल देने से आपका ऐसा नहीं है पेपर सही हो जाएगा, वो लंबा टॉपिक है. तो थर्मो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ में कल उसको डालूंगा. आज मैं थर्मो का 7th लेक्चर डाल रहा हूँ. ठीक है बाबू. तो माई सेल्फ एडी सर, जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं वो लोग भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे. ठीक. तो हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 7th लेक्चर. हमने हीट कैपेसिटी की शुरुआत करी थी, ध्यान से देखते जाइए. हीट कैपेसिटी मैंने बताया था क्या हीट कैपेसिटी के बारे में, आपको ध्यान से समझे. हीट कैपेसिटी क्या होता है. हीट कैपेसिटी देखिए, थोड़ा सा लेक्चर अब तेज जाएगा, क्योंकि ये बातों में ये सब खत्म हो जा रहा है और हम लोग का लेक्चर आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा, तो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा आपको. मटेरियल में सेंस कंटेंट ज़्यादा रहे कम समय में. ठीक है ना. कई लोगों ने ऐसा एडवाइस दिया है. तो ओके, तो देखिए ध्यान से, हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करने जा रहे हैं. हीट कैपेसिटी मैंने बोला था, हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है. किसी भी सिस्टम को आप इतना हीट दो कि वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या तो 1 केल्विन बढ़ जाए, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. ध्यान समझना इस बात को. किसी भी सिस्टम को आप इतना हीट दो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए, उसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी. अब बात आती है कि हीट कैपेसिटी दो तरह के होते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बाबू एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. गॉट इट. तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान समझिएगा. अगर आप 1 मोल सब्सटेंस को इतना हीट दे रहे हो कि वो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, या फिर उस सिस्टम का, यानी कि उस 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी. एंड अगर आप बात करोगे कि 1 ग्राम सब्सटेंस को इतना हीट दो कि 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए टेम्परेचर, तो हम उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो we can say that heat capacity is of 2 types, that is molar heat capacity and specific heat capacity, in which molar heat capacity can be defined as the heat given, the heat provided, या the heat given या फिर the heat required of the heat required to 1 mole substance, so that it can increase its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature, that is called molar heat capacity. And the heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो 1 ग्राम सब्सटेंस है, अगर 1 ग्राम बोल दिया और उसकी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है कितना बाबू, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और अगर 1 मोल सब्सटेंस का आपको बढ़ाना है क्या, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जितना हीट लगेगा उसे हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी. देख लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज़ों को. तो हम क्या लिखेंगे बाबू, हीट कैपेसिटी कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से. तो क्या लिखेंगे बाबू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, शायद हो चुका होगा लेकिन कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर रहे हैं, is known as heat capacity, and it is an extensive property. ये क्या होता है बाबू, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी. तो फॉर्मूला पहले देख लें. हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, दिस इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, इट इज द रेशियो ऑफ हीट गिवन एंड चेंज इन टेम्परेचर. द रेशियो ऑफ हीट गिवन एंड चेंज इन टेम्परेचर इज numerically defined the heat capacity, and we know that the unit of Q is joule and delta T, this unit will be Kelvin. So we got the joule per Kelvin is the unit of what, heat capacity.
ओके, नाउ इतनी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना बाबू। अब हम चलेंगे इसके दो टाइप की तरफ। कितने टाइप? दो टाइप। पहला आता है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। हेडिंग डालिए सभी लोग, डालिए। क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिख देते हैं MHC। पहले क्या लिख देते हैं? MHC, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो हम इसे सी, तो स्मॉल सी ठीक है, बट वी विल ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई MHC यानी मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, लेट डिफाइन दिस। वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius या तो 1 Kelvin is known as molar heat capacity, यानी कि एक मोल सब्सटेंस की अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ानी है तो आपको जो देनी पड़ेगी हीट को, उसी को हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, सो वी कैन से दैट Q अपॉन एन डेल्टा टी। देखिए सेम हीट कैपेसिटी में क्या आया था? Q डेल्टा टी, यहाँ पे क्या गया? एन आ गया। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ? Q अपॉन एन डेल्टा टी। Q की यूनिट क्या होगी बाबू? जूल, डेल्टा टी केल्विन, एन का मोल, तो हम क्या लिखेंगे? जूल पर केल्विन पर मोल। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए बात करते हैं एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव। मैंने कहा था अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो उसको हम स्पेसिफाइड कर दे कि 1 किलो, 1 मोल, 1 ग्राम, तो वो इंटेंसिव हो जाती है। सो वी कैन से दैट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात कर ले रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड, ठीक है ऐसे लिखें पूरा, हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए ध्यान से, Q डेल्टा टी, ये क्या है बाबू? Q अपॉन डेल्टा टी क्या है? हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी दिस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल, यानी कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। एनी डाउट? कोई दिक्कत किसी को? ओके, कोई दिक्कत हो कमेंट में तुरंत बताएं, बेहिचक। ये मत सोचे सर की बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्या? किसी से कुछ भी भूल सकता है, ठीक? ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? दैट इज स्मॉल एस। कैसे डिनोट करेंगे बाबू? कैपिटल एस नहीं, कैपिटल एस से इंट्रोपी करेंगे, स्मॉल एस, और कुछ नहीं तो SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाउ कैन वी डिफाइन दिस? the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. And you know that SHC, this is equal to Q upon W delta T. What is this? Q upon W delta T. W क्या है बाबू? W is equal to weight of substance. तो हम क्या लिखेंगे? जूल, ग्राम, केल्विन, means joule per gram per Kelvin. Any doubt anyone? It is also an intensive property. क्या बोलेंगे? Intensive property क्यों? Because 1 ग्राम बोल दिया मैंने, यानी ग्राम स्पेसिफाई कर दिया, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाक से आगे बढ़ा जाए। कमान डन। ओके, हीट कैपेसिटी क्लियर? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा टी।
Molar heat capacity clear. Now we are going to talk about the relation between MSC and SHC. Relation between specific heat capacity and molar heat capacity. तो हम लोग क्या लिखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा बाबू। आपको पता है मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q अपॉन एन डेल्टा टी, Q अपॉन एन डेल्टा टी। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन, ये क्या है बाबू, गिवन वेट, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो W अपॉन M, तो हम रख दें यहाँ पे, तो MHC दिस इज इक्वल टू Q अपॉन W, यहाँ M ले आओगे, ये डेल्टा टी हो गया। बताओ ये क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा टी इंटू W, ये क्या होता है बताइए जरा, ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब कहो तुम, क्या कहो, फॉर वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, फॉर वाटर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा उसका, इसका जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसमें किससे गुणा कर देंगे, 18 का, तो क्या मिल जाएगा आपको, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कोई भी कंपाउंड। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, आपको पता रहेगा सब। डन, नोट इट डाउन राइट नाउ। इतनी बातें थी, तो याद रखेंगे इसको, हमेशा भूलेंगे नहीं कभी भी जिंदगी में। तो हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव, और बाकी दोनों क्या है इंटेंसिव, क्यों, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया मोल और ग्राम को। अब बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी इन डिफरेंट प्रोसेस, इन डिफरेंट प्रोसेस। पहला हम लेंगे बाबू आइसोथर्मल। तेज जा रहा है लेक्चर, पता है मुझे, आप स्लो कर लो, आपके हाथ में है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वी नो दैट, याद होता चला गया हम लोग को पूरा कि आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, कोई दिक्कत किसी को, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर आप बोलोगे कांस्टेंट, डेल्टा टी आप लोग बोलोगे जीरो। फिर मैं कहूंगा, बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी कोई भी हो, सी हो एस हो, उसमें Q अपॉन डेल्टा टी तो आना ही आना है, और डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। तो किसी भी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। तो C इज इक्वल टू इनफाइनाइट, E का हो गया बहुत ज्यादा, हाइट कैपेसिटी बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि हीट देते जाओ, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, नहीं बढ़ेगा, ध्यान समझना, हीट दो नहीं बढ़ेगा, हीट लो नहीं घटेगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, समुद्र बन चुका है, इतना हीट एनर्जी इसके पास है कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक समुद्र से एक लोटा उठा ले जाओ, घट जाएगा क्या, नहीं, एक लोटा डाल दो घट जाएगा ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ C इज इक्वल टू इनफाइनाइट, नोट इट डाउन राइट नाउ। डन, ओके, मूव टुवर्ड्स एडियाबैटिक। कौन बेटी बाबू, कौन बेटी, एडियाबैटिक, डिस्ट्रॉय करते हैं 1 मिनट में। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या लिखेंगे, Q जीरो, यही तो है, एडियाबैटिक, Q क्या, जीरो, Q जीरो तो हमको पता है क्या, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी, तो Q जीरो, तो C इज इक्वल टू जीरो, हीट कैपेसिटी मिल गई जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी जीरो? हीट कैपेसिटी जीरो का मतलब बाबू होता है कि कुछ नहीं है उसके पास, तुम थोड़ा सा दोगे ना, अ स्मॉल चेंज इन हीट कैन मेक a large change in temperature। में भी आपको ये ना बताया हो बात, यहाँ नोट कर लेना अच्छे से कि हीट कैपेसिटी जब इनफाइनाइट होता है इसका मतलब ये होता है कि तुम इतना हीट दो, कितना हीट निकालो, टेम्परेचर पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है, किसका, अगर हीट कैपेसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि तुम कितना भी उसको टेम्परेचर, हल्का सा भी टेम्परेचर दो ना, तो बहुत हल्का भी हीट दो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हल्का सा हीट ले लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या है बाबू, जीरो, क्या है, जीरो, खाली है समुद्र।
याद रखेंगे, नोट कर लें फटाक से। अब बाबू आएगी बात जो हम शुरू में कहते थे बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ध्यान समझना। तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस तुम कहोगे सर वी कांस्टेंट, तो हम कहेंगे डेल्टा वी जीरो। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझो। वी कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, क्यू जीरो, हीट कैपेसिटी जीरो, आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो। डेल्टा टी जीरो तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब क्या, तुम कितना भी टेम्परेचर दे दो, तुम कितना भी हीट दे दो, कितना भी हीट ले लो, टेम्परेचर में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एडियाबेटिक का मतलब क्या, क्यू जीरो, हीट कैपेसिटी जीरो। और हीट कैपेसिटी जीरो का मतलब ये होता है कि तुम थोड़ा सा भी हीट दोगे टेम्परेचर भक्क से बढ़ जाएगा, और तुम थोड़ा सा ले लोगे तो भक्क से गिर जाएगा। ध्यान समझना इस बात को। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम लिखेंगे बाबू, प्यार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, क्यू डेल्टा टी। तो यहां पे वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, क्या लिख दे, क्यू वी। क्या लिख दें, क्यू वी। ध्यान से समझना, क्या लिख दें, क्यूवी। क्यूवी को क्या लिख दें, सी डेल्टा टी। क्या लिख दें, सी डेल्टा टी। अगर हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी की, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्यूवी अपॉन डेल्टा टी। तो सीपी, हमें यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी लिख दें यहाँ पे। तो अगर मोलर हीट लिखा तो एन लिखना पड़ेगा। तो हमें क्यूवी क्या मिला, एन सी वी डेल्टा टी। याद करिए पहला दिन, लेक्चर का पहला दिन, मतलब दूसरा दिन जब प्रोसेस बता रहे थे वहां पे लिखा था मैंने क्यूवी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और कहा था बाद में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाद में। यही बात है बाबू, 7वां लेक्चर याद रखना। दूसरा लेक्चर वर्सेस 7वां लेक्चर, वहां पे लिखवाया था मैंने बाद में पढ़ेंगे, वहीं जाकर लिख लेना कि यहां पढ़ चुके हैं क्या। अब देखो क्यूवी को हम ई क्यों कहते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्यों कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो। डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो। और हमको फ्लॉट क्या कहता है, फ्लॉट क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक में डब्ल्यू क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो, वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो जब डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, जीरो। और डब्ल्यू जीरो तो फ्लॉट क्या कहता है, जो डेल्टा ई होगा वही क्यू होगा, जो डेल्टा ई होगा वही क्यू होगा, और जो डेल्टा ई होगा वही क्यू होगा। इसका मतलब क्या, क्यूवी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूवी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। Change in internal energy is the heat at constant pressure, constant volume. Heat given at constant volume is equal to change in internal energy। यही होता है, यहीं से प्रूफ हो गया। अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, बाद में। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ठीक, गुड। तो QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, नीचे लिखना कि चेंज, फिर से वही बात, इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, एकदम लाजवाब, बेहिसाब, बेमिसाल, जबरदस्त। पता चला कि नहीं पता चला, इसलिए कहे थे कि उसमें गाली मत दीजिए, बाद में समझ में आएगा, चीजों को समेटिए बस। अगर हम बात करें चौथा प्रोसेस आइसोबेरिक, कौन बेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो बेटा पी कांस्टेंट क्या होगा, पी कांस्टेंट का डेल्टा वी जीरो, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं आपको, कोई बात नहीं, आप लिखते आ रहे हो, आदत हो गई है। तो हीट कैपेसिटी हम लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। बोलो यस सर, ठीक, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बोलो हाँ। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यूपी लिख दें, तो यहां सीपी लिख देते हैं। तो क्यूपी क्या मिला, एन सी पी डेल्टा टी। और आपको पता हीट कांस्टेंट
हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं? H। तो हम क्या लिखते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जहां पे Cp क्या है बाबू? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो हाँ। तो बात आती है दोनों स्लाइड में, पिछले वाले केस में लिखा था QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, यहां लिखा है QP इज इक्वल टू डेल्टा H। लिख दे रहे हैं, कहां है इतना गाली दे रहे हो? ओके ओके, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, मजा आता है। एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या कहेगा हीट क्या कभी स्टेट फंक्शन हो सकता है? तो कहोगे हाँ, लेकिन कहोगे सर हीट तो आपने बताया था वर्क फंक्शन है, तो मैं कहूँगा सॉरी पाथ फंक्शन है, तो मैं क्या कहूँगा कि बेटा यहाँ पे क्या लिखा है कि राम ही विष्णु है। राम ही क्या है? विष्णु है। बोलो बोलो। QP इज इक्वल डेल्टा एच, डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है, QP क्या है? पाथ फंक्शन। तो कह सकते हैं यहाँ पे स्टेट फंक्शन के बराबर है, तो स्टेट फंक्शन कह सकते हैं ना बाबू। बस इतना ही तो कह रहा हूं, समझो इस बात को। क्वेश्चन करा है, क्या करा है? क्वेश्चन 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 यस। चार्ज नहीं है टैब मेरा, कोई बात नहीं, तो फिर भी कराया जाएगा, जल्दी करिए। 1 किलो जूल, क्वेश्चन है 1 किलो जूल हीट सप्लाइड टू 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट the change in temperature if molar heat capacity at constant pressure, यानी कि Cp दिया हुआ है 75 जूल, यहां लिख देता हूं प्रेशर, यानी कि Cp इज इक्वल टू 75 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक 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 ठीक, क्या पूछा है? 1 kg हीट सप्लाइड, ठीक, पूछा क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो 1 किलो जूल हीट सप्लाइड, तो Q की वैल्यू क्या दी है? प्लस 1 किलो जूल टू 100 ग्राम वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे 100/18 करके, कोई दिक्कत। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी पूछा, इफ MSc यानी Cp दिया है, तो डेल्टा टी और Cp में रिलेशन कौन सा होता है बताइए? तुरंत दिमाग कहेगा ओहो QP कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि Cp दिया है तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो Cp इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू क्या होता है? N Cp डेल्टा टी, या डेल्टा H ले लो, इसको बात एक ही है। तो QP कितना दिया? 1 किलो जूल, लेकिन ये किस में दिया है? जूल में, तो 1 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? 1000 जूल। N की वैल्यू 100/18, Cp कितना? 75, डेल्टा टी क्या करना है? निकालना है, निकाल लें क्या हो जाएगा बताओ? 20, तो 180/75, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी, निकाल लो, जल्दी करिए, आंसर बताइए। नेक्स्ट, ठीक, चलिए नेक्स्ट, कितना आएगा? 2.4 के आसपास आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधे फॉर्मूले पे, आपको बस यूनिट का खेल समझना है। किलो जूल है तो जूल में कर लो, या जूल को किलो जूल में कर लो, मतलब दोनों में से दोनों को बराबर यूनिट होना चाहिए, बस आप किसको बदलते हो आपकी जिम्मेदारी है, आपको कौन सा आसान लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ 16 ग्राम O2 गैस इज चेंज फ्रॉम 20 degree Celsius to 40 degree Celsius at constant volume. Calculate the value of delta E if MHC at constant pressure, यानी कि Cp is equal to 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ध्यान से देखें इसको, क्या पूछा है? Cp दिया है और डेल्टा ई पूछा है, ध्यान से समझिए इस बात को।
डेल्टा ई क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। सीपी दिया है आपको, हमको पता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, तो सीवी निकाल लेंगे, सीपी माइनस सीपी, सीवी क्या हो जाएगा साहब, सी2 माइनस आर। सीपी कितना दिया है, 7 कैल पर केल्विन पर मोल है। आर क्या होता है आपको पता है, आर 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 कैलोरी में कितना होता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, सेम सेम यूनिट, तभी माइनस कर सकते हैं दोनों को, तो कितना आएगा 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सीवी आ गया, सीवी आ गया। डेल्टा ई निकाल लेते हैं, डेल्टा ई क्या होता है, एन 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 16 ग्राम है तो 16/32 एन की वैल्यू आ गई, इंटू सीवी कितना निकालो 5, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 40 से 20 हो जाएगा डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो कितना आया 210 डेल्टा ई, दिस इज इक्वल टू 50 वाट, 50 वाट कैलोरी। चलिए नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी क्लियर, वेरी क्लियर। आई थिंक देयर इज स्टिल 16 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बाबू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किधर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉट की तरफ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ध्यान समझे, ध्यान से क्या समझे। ओके, सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टेल मी व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए आपको मैं 1 मिनट में समझाऊंगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप चले। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जिन्हें आपको खुद एनर्जी देने की जरूरत नहीं है और वो प्रोसीड करते रहें बिना किसी एनर्जी लेते। हो सकता है आपको शुरुआत करनी पड़े, हो सकता है उसको आप शुरुआत करें लेकिन फिर चलता रहे, जैसे गधा, जैसे सॉरी सुनिए, गधा है, क्या है, गधा है और घोड़ा है, दो चीजें हैं, गधा और घोड़ा। गधा नॉन स्पॉन्टेनियस, घोड़ा स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब क्या, घोड़ा को आपने, घोड़ा के ऊपर सामान लाद दिया, बोल दिया जाओ वहां पहुंचा के, आप फटाक से जाएगा, उसको धक्का दिया आपने, डायरेक्शन दिया, उसने पूरा काम कर दिया, आपको वहां से पहुंचा के आ गया। गधे के ऊपर लाद दिया सामान, ढकेलोगे चलेगा, फिर ढकेलोगे चलेगा, फिर ढकेलोगे चलेगा, जब तक ढकेलते रहोगे चलता रहेगा, नहीं ढकेलोगे रास्ते में रुक जाएगा। दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट द फर्स्ट केस दैट इज ऑफ हार्ट्स, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब गधा वाला केस, जो आपको ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा कोई प्रोसेस जो थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द रिएक्शन आपको एनर्जी देते रहनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा प्रोसेस जो आपने या तो एनर्जी नहीं दी तो भी हो रहा है, या तो कोई ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो आपको हो सकता है इनिशिएशन आपको देना पड़े थोड़ा सा, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, आपने एक बार जला के छोड़ दिया, वो चलता रहेगा जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए, कैंडल खत्म ना हो जाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं बाबू, पहला कि वेयर इनिशिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और दूसरा वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहां पे आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी शुरुआत के लिए, और ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होता है जहां पे कोई एनर्जी जरूरत नहीं है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। फ्रिज से बर्फ निकालो, बाहर फ्रिज के रख दो, मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, आपने दिया क्या एनर्जी, आपकी एनर्जी है वो नहीं, वो सराउंडिंग से लेके अपना खुद ब खुद काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवापोरेशन, कपड़ा डाल के आ रहे हो आप, सुखा रहे हो, नहीं, सराउंडिंग से वो क्या कर रहा है, सन से हीट ले रहा है, आप क्या कर रहे हो उसमें, दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर नो इनिशिएशन रिक्वायर्ड, जहां पे इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। एंड द सेकेंड केस इज वेयर इनिशिएशन रिक्वायर्ड, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर। गॉट इट। अब बात आती है वेपोराइजेशन। बात क्या आती है, वेपोराइजेशन क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहाँ पे इनिशिएशन जरूरत। एक बात बताओ यार, आप जब तक हीट दोगे तब तक ना वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, वेपोराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपोराइजेशन, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लेकिन वो बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है उसके, यानी कि किसी भी एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब पहुंचेगा तब बॉयल होना शुरू होगा, तब वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट होते रहे आपको एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। चाय बना रहे हो, बुझा दो, बनेगा क्या,
जब तक उसको जलाओगे तब तक बनता रहेगा, खोलता रहेगा, बॉयल होता रहेगा, यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए लिखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस which need no energy to proceed or sometime require energy just to initiate is called spontaneous process. Spontaneous process. पहला क्या आएगा? Where initiation not required. ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहां इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। क्या है? मेरा स्टॉप वॉच बंद हो गया, एक सेकेंड। इनिशिएशन नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन। इसका फोन आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, ठीक। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ जिंक in copper sulfate solution, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब क्या है बाबू? जहां पे आपको इनिशिएशन की जरूरत नहीं, अपने आप होगा, अपने आप एनर्जी लेगा, जैसे भी करना करेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें चिंता करने की। दूसरा, वेयर इनिशिएशन रिक्वायर, ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहां पे इनिशिएशन रिक्वायर है, इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहला बाबू बर्निंग ऑफ पेपर, कोल, कुछ भी कह दो, यानी कंबशन रिएक्शन। क्या कह दें? कंबशन रिएक्शंस। क्या लिख दें? बर्निंग ऑफ पेपर, कंबशन रिएक्शन। ये सब क्या है बाबू? जहां पे या तो लिख दें लाइटनिंग ऑफ कैंडल, वो भी कंबशन ही है, लेकिन लिख दो लाइटनिंग ऑफ कैंडल। लिख लो फटाक से। डन। ठीक। एक छोटी सी बात है, हम लोग लिखते हैं जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं बाबू एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। जनरली लिख रहा हूं, ऑलवेज नहीं, जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट बोलो, आप लोग बोलो, एक्सेप्ट क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एंडो है। और क्या है बाबू? और क्या? इवापोरेशन, वो भी तो क्या है? एंडो है। गॉट इट? जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट मेल्टिंग ऑफ आइस, एंडो, इवापोरेशन, वो भी एंडो। समझ गया? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में दो चीज़ और बता देता हूँ विद इन 5 मिनट्स, बस 5 मिनट हमें और दें। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है जिससे हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करेंगे? क्राइटेरिया टू ऐसे लिखो, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, पहले लिख देता हूँ फिर बोलता हूँ। पहला होगा बाबू एनर्जी फैक्टर,
क्या होगा, एनर्जी फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा, लेस द एनर्जी, क्या होगा, ध्यान समझे, फिर से सुंदर से लिख रहा हूं। पहला एनर्जी फैक्टर मतलब क्या होगा, लेस द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम more will be stable and spontaneous। एनर्जी किसी सिस्टम की क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बाबू, ज़्यादा, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो कहलाएगा। दूसरा एंट्रोपी, दूसरा क्या है, एंट्रोपी फैक्टर, क्या लिखेंगे, मोर विल बी द एंट्रोपी, मोर विल बी स्पॉन्टेनियस। तो कोई भी सिस्टम जितना ज्यादा एंट्रोपी उसकी जितनी ज्यादा हो, एंट्रोपी क्या होता है मैं भी बात करेंगे हम लोग, तो इसके बाद वही टॉपिक आने जा रहा है। एंट्रोपी का मतलब होता है कि आप किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस के बारे में बात करते हो। एंट्रोपी ज्यादा, बस इतना समझो फिलहाल, क्यों, कैसा है, ऐसा क्यों है, सब हम बात करेंगे एंट्रोपी के अंतर्गत। बस फिर फिलहाल इतना समझो कि 3 चीजें होती हैं जिससे डिफाइन करते हैं हम किसी भी एंट्रोपी को, किसी भी सिस्टम को, कि स्पॉन्टेनियस है। ध्यान समझना, 3 चीजें होती हैं बाबू, 3 चीजें होती हैं जो चीज जिससे हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। 3 चीजें होती हैं, पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा होता है बाबू एंट्रोपी फैक्टर, नॉर्मली होता है, इसमें एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन जो तीसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है बाबू, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कभी झूठ नहीं बोलता। गिब्स फ्री एनर्जी से हम पक्का जान लेंगे कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके बारे में हमारा टॉपिक बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो शुरू के 2 हैं, एक एनर्जी फैक्टर, एक एंट्रोपी फैक्टर। किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी जितनी कम रहेगी बाबू, वो ज्यादा उतना स्टेबल रहेगा और उतना ही वो स्पॉन्टेनियस होगा। समझो इस बात को, स्पॉन्टेनियस यानी कि एनर्जी जितनी कम उतना ही ज्यादा स्टेबल, उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्पॉन्टेनिटी ज्यादा। दूसरी बात, एंट्रोपी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा और स्पॉन्टेनियस भी ज्यादा। क्यों होता है डिस्कस करेंगे जो हम एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस इतना 2 चीज जानेंगे, 2 फैक्टर, एंट्रोपी फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर। एंट्रोपी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्पॉन्टेनियस भी ज्यादा, और अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा और स्पॉन्टेनियस भी ज्यादा। गॉट इट, ले लीजिए फटाक से इसका। ठीक, ठीक है ना बाबू। एक चीज और लिख लेना, द प्रोसेस विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मिनिमम एनर्जी। याद रखना इस बात को, इस बात को क्या रखेंगे, यानी कोई भी प्रोसेस होगा वो एंट्रोपी अपनी बढ़ाना चाहेगा और एनर्जी कम करना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल होना चाहेगा, स्पॉन्टेनियस होना चाहेगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, देन एंट्रोपी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बात कर लें हम आपसे। तो आई थिंक आप लोग का एग्जाम प्रिपरेशन सही जा रहा होगा। जिसको भी कोई डाउट है, डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, ठीक है ना बाबू, मैं आपको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैंने कविता भी डाली थी आप लोग के लिए, मैंने लिखा उसे, 1-1.5 घंटा लगा, फिर आप उसको रिकॉर्ड करा। तो मैंने बहुत टाइम दिया उसको, आप लोग ताकि मोटिवेट हो सको, क्योंकि आपको, मुझे पता है एग्ज़ाम देने से पहले का हाल क्या होता है, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा,
हम लोग मिल के काम करते हैं, सब सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, सब आपको पूरा मोरल सपोर्ट देते हैं, मोटिव एकदम हाई रखते हैं, आप लोग बस उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं तो हूँ ही लास्ट में, ठीक है ना बाबू। और फिर नेक्स्ट लेक्चर IPSC का कल डालूंगा मैं पक्का, ठीक है ना। बहुत सारा काम पड़ जा रहा है इसी में, क्योंकि IPSC पढ़ाने ज़्यादा आपको मोटिवेशन देना जरूरी था, इसलिए मैंने पोएम को उसे लिखा, और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। मैं जब लिख रहा था तो आप ही लोग का चेहरा आ रहा था, ठीक है ना बाबू, कि आप लोग इतने दूर से आए हो, घर नहीं जा रहे हो, हाफ ईयरली के नाते, दिवाली का घर गया हुआ है, कितने 1 आध महीने होने को आए, तो याद आती है घर की। कोई दिक्कत नहीं है, यही तो 1-2 साल हैं, इसके बाद तो फिर समझ रहे हो ना। मुझे पता है बचपन से कहा जा रहा है 10th है, बस 12th है, हमको पता है, लेकिन यही सच में लास्ट है, आखिरी है ये, इसके बाद कुछ नहीं। कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, जो मन करना करिएगा, कोई वहाँ देखने नहीं आएगा, ठीक है ना। बस 2 साल कंट्रोल करना है। कितने साल? बस 2 साल। और मान लो नहीं हुआ 2 साल में तो 3 साल, बस इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना। उसके बाद सब कुछ। मैंने वो लास्ट में लाइन क्या बोली थी कि भटकना नहीं है, चाहे बगल में क्या हो, स्वर्ण हिरण हो। समझिए इस बात को, हमें भटकना नहीं है, चाहे बगल में कौन हो, स्वर्ण हिरण हो। मतलब समझना, स्वर्ण हिरण मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़, जिससे कि देखो भगवान लोग भटक गए थे, जिसको देख के मोहित हो गए थे, जिसके चक्कर में पूरा रामायण, पूरा समझ रहे हैं ना बात को, सीता मैया हमारी, उसको देख के मोहित हो गई थी, कहा कि मुझे वही चाहिए। और कैसे मना कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी भगवान होकर भी पत्नी का पालन करना था, वो लक्ष्मी जी के रूप हैं, सब बात समझिए। तो वही मैंने इसलिए लिखा कि आपको भटकना नहीं है 2 साल, चाहे कितना भी मोहित, कोई भी मोहिनी, समझ रहे हो ना, कोई मोहना, कुछ भी आए अगल बगल, हमको 2 साल तक एकदम क्या रहना है, एकदम स्ट्रेट टू द बोर्ड, एकदम सीधे बोर्ड पे फोकस करना है। बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर पे फोकस करना है, कुछ नहीं। बस देखो हो जाएगा। सब जहाँ बैठे हो, सबके पास कैपेसिटी है, आप लोग के पास सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।